Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और आज बेटा हम करने वाले हैं हमारी नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और वो हमारा बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से हमने आज क्वेश्चंस उठाए हैं, और उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. This chapter is very important and many of the questions come from this chapter in NEET and IIT exams. तो चलिए आज इसी के कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का हम लेवल 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का. जो टॉपिक होगा वो होगा लुईस कॉन्सेप्ट. तो हमारे जो सवाल होंगे वो लुईस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड होंगे. तो चलिए चेक करते हैं कि हमें कितना आता है और कितने की जरूरत है. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो पहला सवाल है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट में बी. जो किसी एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो क्या हो सकती है, ये हमारा सवाल है. तो इसमें ऑप्शन 1 है कंबाइनिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही जवाब है कि जो वैलेंसी है एलिमेंट की दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. इसके अलावा इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, बिल्कुल सही जवाब है. सी फ्रैक्शनल एंड डी बोथ 1 and 2. तो देखिए जो वैलेंसी है, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू में ही मिलती है, ना ही वो कभी फ्रैक्शनल हो सकती है. तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. एंड आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा. चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ. सेकेंड क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया. ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो वैलेंसी होती है उसे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी समझा जा सकता है. एक्चुअली वैलेंसी होती ही है कि किसी एटम के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं. तो अगर अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो रखे हैं, आप इसका स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं. तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है. तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 3 है. तो इसके बारे में जो इसका सोल्यूशन है वो यही होगा कि जो वैलेंसी है वो उसके हाइड्रोजन के टर्म्स में भी लिखी जा सकती है कि जितने हाइड्रोजन किसी एटम के साथ अटैच है या कंबाइन है दैट इज द वैलेंसी. और इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द आयन विच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें देखना है कि किस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं बेटा 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8. राइट. तो टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें देखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किसके पास हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं O2 पॉजिटिव की. तो O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे. तो हमें चाहिए 14. अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूं, इसमें है Cn नेगेटिव. Cn नेगेटिव का मतलब कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. तो ये बन जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. बाकियों की अगर मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि O2 नेगेटिव के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 पॉजिटिव के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी. ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. तो चलिए इस बी को चेक कर लेते हैं कि क्या ये बी है. यस, इट इज बी. आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल. द आयन दैट हैज सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. सीडो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. तो चलिए चेक करते हैं. अगर मैं बात करता हूं जिंक की, तो जिंक 2 पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो ऑक्टेट उसमें कंप्लीट नहीं होता है, उसे हम कहेंगे सीडो ऑक्टेट. तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं बेटा. अगला क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर अमंग द फॉलोइंग. हमें देखना है कि इनमें से
कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। तो जैसा कि आप आंसर्स में देख सकते हैं इसके सोल्यूशन में, कि सोल्यूशन में हमें दिखाया गया है कि किस किस के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब जैसे CH3 पॉजिटिव है, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हाइड्रोनियम आयन में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेरा ये आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया में है 10 इलेक्ट्रॉन्स और मिथाइड में है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर मेरा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे ऑप्शन सी की, तो यहां पर है 40 इलेक्ट्रॉन्स SO3 में और SO2 में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगली बात करते हैं हमारे डी ऑप्शन की, जहां पर है H2S एंड H2O एंड दिस इज अगेन रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, माय आंसर इज ऑप्शन बी। तो मेरा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है। सो माय आंसर इज ऑप्शन बी विच इज वेरी वेरी करेक्ट। थैंक यू। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6th, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वो होता है जिसके अंदर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जैसे कि NO, CO2, PCl5 या फिर मीथेन। तो अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें मेरे को जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है NO का, वो नजर आ रहा है कि उसके अंदर एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। और टोटल कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 6 and 5 are 11, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा हमारे लिए। तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। जबकि बाकी के अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो सभी के अंदर किसी में भी मेरे को ऑड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो माय आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज। वैलेंसी क्या होती है, क्या वो नेगेटिव होती है, क्या वो पॉजिटिव होती है, क्या वो पॉजिटिव और फ्रैक्शनल है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शनल कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो भाई जो वैलेंसी है दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर कोई चीज किसी के साथ कंबाइन कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी, बी पॉजिटिव। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए पीरियड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो देखिए अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करता हूं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्टिवली इनकी वैलेंसी क्या होती है। तो ये देखिए कि ऑक्सीजन में क्या है कि कितने ऑक्सीजन किसी के साथ अटैच हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की रिस्पेक्टिवली वैलेंसी की, तो बेटा ये हमेशा 1 to 7 इंक्रीज करती है, क्योंकि जो हमारा लिथियम है उसके साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है। उसके बाद बेरिलियम के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, बोरोन से 3 जुड़ते हैं, कार्बन से 4, इस तरह से 4 तक इसकी वैलेंसी जो है वो बन सकती है, 7 तक बन सकती है। Cossel explained the formation of an ionic bond on the basis of electronic configuration, B on the basis of attraction between the ions, C on the basis of sharing of electrons and D on the basis of sizes of atom। तो बेटा यहां पर हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि सी ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये तो कोवेलेंट के लिए हो गया। ठीक है, जो हमारा फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड का वो होता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। सो मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड, जब हम कोई आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मेटल्स। जी नहीं, मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। हाँ, मेटल टू नॉन मेटल जरूर होता है। तो ऑप्शन बी है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, तो शेयर्ड तो बेटा कोवेलेंट में होगा, आयोनिक में नहीं होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय द एटम। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का काम होता है, आयोनिक बॉन्ड का काम नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे इसकी एग्जांपल है सोडियम, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को,
जिससे क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयन बनता है, उसके बाद इनकी आपसी अट्रैक्शन होती है और NaCl बन जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर अ ionic bond. Okay, so next is when two opposite charged ions come near. जब दो oppositely charged ions एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे कि एक हो गया कैटाइन और दूसरा हो गया एनाइन, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है? तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन देम, रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन देम, दे रिमेन इनएक्ट, और दूसरा बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। तो देखिए बेटा एक सिंपल सा लॉ है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो ऑपोजिटली चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमेशा से बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस ही लगती हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। वो क्यों करेंगी? क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव का बन जाता है, फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट को रिपेल भी कर सकता है। सो दोनों तरह की फोर्सेस जो है वो यहां पर हमें नजर आती हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी एटम्स विद द कॉन्फ़िगरेशन आर मोर रिएक्टिव। कौन से एटम्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे लुईस थ्योरी के अनुसार? तो हमें पता है कि लुईस थ्योरी के अनुसार जो NH2Np5 वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। और वो ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा बेटा हमने क्यों कहा? क्योंकि इसका एक रीजन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसका क्या रीजन है। देखिए बेटा जो NH2 है ये तो है कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, ये फुली फिल्ड है, इट इज फुली फिल्ड। ये भी क्या है? फुली फिल्ड, तो इसलिए ये रिएक्टिव तो होगा नहीं। ये भी क्या है? ये भी फुली फिल्ड है। लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाए तो ये फुली फिल्ड हो सकती है, मतलब कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की चाहत है, और अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन की चाहत है तो भैया ये इलेक्ट्रॉन लपक लेगा और मैं वेरी वेरी रिएक्टिव होगा। ठीक है, और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो 1s2 है वो हीलियम है, उसकी एग्जांपल बेटा दी रखी है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द कैटाइन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल इज। वो कौन सा कैटाइन है जिसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फर्स्ट इज Al3 पॉजिटिव, सेकंड इज Mg2 पॉजिटिव, थर्ड इज Pb2 पॉजिटिव एंड डी इज K पॉजिटिव। तो आई होप कि आपने इसका आंसर जो है वो ढूंढ लिया होगा। आई होप कि आपने इसका जो आंसर है बच्चे वो ढूंढ लिया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सो हम बताते हैं कि जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा? नियॉन के बराबर। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की भी नियॉन के बराबर होगी, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि लेड 2 पॉजिटिव के केस में आउटर मोस्ट शेल है 6 और इसमें सिर्फ 2 ही आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, और जबकि जो K पॉजिटिव है उसकी आर्गन के बराबर हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, लेड 2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन है कि द आयन विद इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर शेल इज। तो वो कौन सा आयन है जिसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है आउटर शेल में? तो क्या वो कॉपर पॉजिटिव है, क्या वो जिंक 2 पॉजिटिव है, क्या वो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, या फिर वो थैलियम 1 पॉजिटिव है? तो अगर मैं सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मैं ये पा रहा हूं कि जो आयन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बराबर हो जाती है इनर्ट गैस के बराबर, तो वो है बेटा स्कैंडियम। स्कैंडियम में वो आर्गन के बराबर हो रही है, जबकि बाकियों में कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनर्ट गैस के बराबर की नहीं मिल रही है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन 3, स्कैंडियम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बोथ द आयंस हैव हीलियम कॉन्फ़िगरेशन इन। ठीक है, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। अब हीलियम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा आपको कोई मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसके दोनों आयंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो हीलियम के बराबर हो। ठीक है, तो वो है बेटा हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि जो लिथियम हाइड्राइड होगा उस केस में क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं Na2 की। यहां पर नियॉन के बराबर बन रही है, यहां पर आर्गन के बराबर है, यहां पर हीलियम के बराबर है, यहां पर नियॉन। तो मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लिथियम हाइड्राइड। इसमें लिथियम की भी
लिथियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे शेयरिंग के बाद, और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द बेसिस ऑफ लुईस थ्योरी इज, जो हमने लुईस थ्योरी पढ़ी है उसका बेसिस क्या था, ठीक है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या फिर बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा था वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, एंड फोर्थ वन इज द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड। तो बेटा इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जो बॉन्डिंग्स वगैरह होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही होती हैं। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन बी है होगा दैट विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1, दिस रिप्रेजेंट्स इट्स। तो ये कौन सा हो सकता है, और ये अगर ये ऐसा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान से देखिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद है 3d5 और 4s1। तो ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है, या फिर ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, या फिर ये उसकी कैटायनिक स्टेट है, या फिर ये उसकी एनायनिक स्टेट है। तो बेटा इसमें अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो 3p6 के बाद पहले 4s की फिलिंग होती है, ठीक है, और 3d की फिलिंग बाद में होती है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 4s को 2 कर देते हैं, और यहां पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो, यहां पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके यहां पर चला जाता है और इसको जो है वो हाफ फील्ड बना देता है। तो ये सिर्फ इसकी स्टेबिलिटी करने के लिए होता है, इसलिए हमारा आंसर ये रहेगा कि ये उसकी ग्राउंड स्टेट ही है। कहीं से भी ये इसकी कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है, इट इज द ग्राउंड स्टेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटेन्स अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्टेट, 2s0, हीलियम और 1s1। तो देखिए बेटा एक सीधी सी बात है कि जो हाइड्रोजन है जब वो किसी मेटल के साथ जुड़ता है, जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ता है तो वो उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ठीक है, और अपने ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ले आता है। और ये जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर आती है, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अपना था पहले से, अब एक और हो गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम के बराबर का हो जाएगा, मतलब 1s2, ठीक है। तो इस लिहाज से जो मेरा आंसर होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड इन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं NO2 की तरफ, तो NO2 में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें कहीं पर भी आपको ऑक्टेट रूल फॉलो होता नजर नहीं आएगा, जबकि बाकियों में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए मेरा आंसर आएगा NO2। आप इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ऑक्टेट रूल इज फॉलोड इन, अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि सभी का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर। तो इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो नाइट्रोजन है NF3 में, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है, जबकि बाकियों के पास नहीं बनते हैं, ओके। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन ने 2 और ये 2 4 और दे 6 और ये 2 8 हो गए, ठीक है, जबकि बाकियों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी NF3। आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल दैट डेविएट्स फ्रॉम ऑक्टेट रूल, ये वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल से डेविएट हो रहा है। तो इसका जवाब होगा BF3, क्योंकि बोरोन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सो माय ऑप्शन इज बी, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। आगे है 22 क्वेश्चन नंबर। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन PO4 3 नेगेटिव आयन आर। हमें एक
आयन दिया गया है फॉस्फेट आयन, हमें बताना है कि इस फॉस्फेट आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर में देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 32, राइट, 32। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स ऑक्टेट रूल, इनमें से कौन सा वाला ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है PCl3, अमोनियम आयन, सल्फर टेट्राक्लोराइड और CCl4। तो सीधी सादी बात है कि ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर रहा है। अगर आप हम सबके स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर देखने पर साफ साफ हमें यह मालूम पड़ रहा है कि जो HCl4 है उसमें 4 बॉन्ड बनाने के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और बच जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और अगर एक्सपेंडेड ऑक्टेट बन रहा है तो इट मींस कि ये वॉयलेट हो गया रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स वेरिएबल वैलेंसी, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या एल्यूमिनियम? वेरिएबल वैलेंसी किसकी है? तो अगर मैं इनकी वैलेंसी देखूं तो सोडियम की हमेशा 1 रहती है, फिक्स होती है, पोटेशियम की भी 1 होती है, एल्यूमिनियम की भी 3 होती है, लेकिन जो सल्फर है उसकी 2, 4, 6, 2, 4, 6 3 तरह की वैलेंसी होती है। वो अपनी सहूलियत के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक अपनी वैलेंसी चेंज कर सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी को हम वेरिएबल वैलेंसी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है बेटा आयोनिक बॉन्ड की तरफ से। अब लुईस कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और आयोनिक बॉन्ड से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव इज हाई, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हाई हो जाए उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, हम सभी को पढ़ते हैं। व्हेन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी आर लो, अगर दोनों ही लो होंगी तो एक इलेक्ट्रॉन दे तो देगा लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हम इस ऑप्शन को कहेंगे ये ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद बात करते हैं व्हेन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी इज लो, फिर ना तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और ना बी इलेक्ट्रॉन लेगा। आगे चलते हैं। व्हेन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बोथ आर हाई, अगर बोथ हाई होगी तो वो रिलीज ही नहीं करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखते हैं। व्हेन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज हाई, तो हमारा ऑप्शन जो डी है दिस इज करेक्ट ऑप्शन, कि अगर ए की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है तो वो बड़ी जल्दी कैटाइन बना सकता है और बी लपक लेगा उसको फटाफट से और बन जाएगा एनाइन। तो हमारा ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? फर्स्ट, हाई चार्ज ऑन कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, तो काफी अच्छा है यहां पर। सेकंड, निकल ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑन कैटाइन एंड लार्ज एनाइन। थर्ड इज लार्ज कैटाइन एंड स्मॉल एनाइन, एंड फोर्थ इज स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन। तो बेटा जो फेवरेबल कंडीशन है वो है लार्ज कैटाइन स्मॉल एनाइन और लेस नेगेटिव। अगर लार्ज कैटाइन होगा तो उसके ऊपर लेस नेगेटिव चार्ज होगा और लेस पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारे लिए जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, लार्ज कैटाइन, कैटाइन बड़ा होना चाहिए और एनाइन छोटा होना चाहिए। अगला सवाल है कि एलिमेंट एक्स इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एलिमेंट वाई इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो एक्स है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है आसानी से, ठीक है, और जो वाई है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है आसानी से। ओके, बोथ आर यूनिवेलेंट, मतलब कि एक्स एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक्स पॉजिटिव बनाएगा और वाई एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। सो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देम वुड बी, इनका कंपाउंड क्या होना चाहिए? इनका कंपाउंड क्या होना चाहिए ये हमें अभी देखना है। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई, या फिर एक्स
कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ y, हमें ये देखना होता है। तो बेटा सीधी सी बात है कि हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कुछ इस तरह से कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसा कि मैंने बना दिया यहां पर पहले से ही। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कहता है, एलिमेंट x इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एलिमेंट y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बोथ आर यूनिवेलेंट। अब फिर से हो गया कुछ इस तरह का काम कि जो x है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा। बोथ आर यूनिवेलेंट मतलब कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके ऊपर चार्ज होगा माइनस में, और y जो है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो y के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव में। तो हमारा कंपाउंड बनेगा y पॉजिटिव और x नेगेटिव। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शंस में है कि नहीं है। बिल्कुल है, सो बी ऑप्शन शुड बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन, 2 elements A and B contains 3 and 6 electrons respectively in the valence shell, then the formula of compound between them is। दो कंपाउंड्स हैं A और B, दोनों में 3 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। A के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, B के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हमें उसका फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो क्रिस क्रॉस मेथड आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड से A के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, और अगर B के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड वी विल गेट द ऑप्शन बी एज द आंसर। आखिरी सवाल, द चार्ज ऑन कैटाइन M इज +2 एंड एनाइन इज -3, द कंपाउंड फॉर्म्ड हैज द फॉर्मूला। अब हमें उसका फॉर्मूला जो है वो बताना होगा। तो यहां पर भी क्या लगेगा बेटा, क्रिस क्रॉस मेथड ही लगेगा। यहां पर भी M के ऊपर चार्ज है +2 और A के ऊपर चार्ज है -3, तो इसका बनेगा M3A2। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यहां पर क्रिस क्रॉस कर दिया और मेरे पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी M3A2। सो M3A2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द लेवल 1 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें से हमने आयोनिक बॉन्ड्स और बाकी के जो लुईस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे वो हमने उठाए। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस की जानकारी अगर आपको चाहिए तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर